हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल एक्सेल प्रीप। दिस इज अमित कुमार पटेल। हम लोग बात कर रहे हैं सॉलिड स्टेट की। तो ये हम लोग का थर्ड लेक्चर है। बेसिकली हमने दो लेक्चर्स बात कर रखी है, तो जिसमें हम लोगों ने बात करी जो हमारे यूनिट सेल्स होते हैं, कौन कौन से यूनिट सेल्स होते हैं। बेसिकली हमने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड, और हमने थर्ड वन बॉडी सेंटर क्यूबिक की बात करी थी। ठीक है, फिर हमने इनकी पैकिंग फ्रैक्शन क्या होती है, हमने उसकी बात करी थी। अभी हम लोग बात करेंगे कि जो कोई अगर हमको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड गिवन हो, बेसिकली बात करें कोई कंपाउंड गिवन हो, तो उस कंपाउंड के हम फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। लाइक अगर हमको कोई सॉलिड गिवन हो, उस सॉलिड के बारे में हमको गिवन हो कि लाइक कि कॉर्नर पे हमारे कितने एटम्स आ रहे हैं, या फिर हमारे फेस पे कितने एटम्स आ रहे हैं, फिर बॉडी पे कितने एटम्स आ रहे हैं। लाइक इस तरीके से चीजें गिवन हो, तो हम उसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, उस कॉम्प्लेक्स की फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, हम उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो अभी हम बेसिक बात करेंगे। ठीक है, बेसिक चीजें देखेंगे, दो तीन क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद से जैसे जैसे हम लोग आगे लेक्चर्स में बढ़ते होंगे ना, तो इन सब चीजों को हम लोग थोड़ा डीप में देखेंगे, क्वेश्चंस को अच्छे से देखेंगे, ताकि चीजों को अच्छे से हम लोग समझ पाए। ठीक है, तो पूरे अगर सॉलिड स्टेट की बात करें, तो ये सब हमारा क्या होता है कि एक तरीके से विजुअलाइज करना होता है, कि हम चीजों को विजुअलाइज अगर कर पाते हैं अच्छे से, तो इन सारे चैप्टर्स को समझने में हमको परेशानी नहीं होगी। नहीं तो ये थोड़ी सी हमारे लिए मुश्किल चैप्टर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्या गिवन है कि फाइंड फार्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स इन विच ए रिप्रेजेंट्स एटम एट कॉर्नर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल एंड बी एट फेस। क्या गिवन है कि ए जो है हमारा, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, एटम को रिप्रेजेंट करता है कॉर्नर पे। ठीक है, तो अगर हम बात करें किसी क्यूबिक यूनिट सेल की, तो उसमें हमारे नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होते हैं, 8। ठीक है, 8 कॉर्नर्स होते हैं। अच्छा, हमने बात किया था कि जो हमारा वन कॉर्नर होता है, वो किसी एटम का 1/8 पोर्शन कंटेन करता है। ठीक है, तो अगर हमारा 8 कॉर्नर हो गया, तो कितना हो गया, 8 इंटू 1/8। एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब कि हमारा 8 कॉर्नर पूरा वन एटम कंटेन करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ए के लिए हमारा जो हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। मतलब ए रिप्रेजेंट्स एटम, तो हमारा क्या होता है, जो ए था हमारा, वो एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बेसिकली हमारा ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, बी की बात करें, तो फेस के लिए हम बात करें अगर, तो फेस के बारे में मैंने बताया था कि जो हमारा फेस होता है, वो हमारा लाइक हमारा जो कोई एटम होता है, अगर वो फेस पे आता है, मतलब कि हमारा फेस जो होगा, वो एटम का 1/2 पोर्शन कंटेन करता है। तो वन फेस हमारा जो होगा, वो किसी एटम का 1/2 पोर्शन कंटेन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कितनी फेस की बात कर रहे हैं, लाइक हम बात करें क्यूबिक यूनिट सेल की। ठीक है, तो क्यूबिक में हम बात करें, तो क्यूबिक यूनिट सेल में बेसिकली हमारे नंबर ऑफ फेस जो होते हैं, हमारी 6 होती है। ठीक है, तो 6 फेस के लिए जो हमारे नंबर ऑफ एटम हो जाएंगे, वो कितने हो जाएंगे, 1/2 इंटू 6। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, 3 एटम। क्लियर, तो हमारा ए हो जाएगा 1, बी हमारा कितना हो गया, 3। ठीक है, ओके, तो हम लोग इसका लिख सकते हैं क्या, फार्मूला आप कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना। तो फार्मूला हम लिखेंगे यहाँ पे, सिंपल है। ए हमारा कितना है, 1, तो लिख सकते हो यहाँ पे A1, बी कितना, 3, B3। या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो, 1 को आप नहीं लिखोगे तो भी चीजें, लाइक ए हमारा कितना होगा, 1 ही होगा, तो हो जाएगा AB3। तो आप ऐसे आंसर को भी लिख सकते हो। ठीक है, AB3 हमारा ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो क्या किया हमने, फाइंड बोला कहता है कि फाइंड फार्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स इन विच ए रिप्रेजेंट्स एटम एट कॉर्नर, कि जो हमारा ए है, वो नंबर ऑफ कॉर्नर्स को रिप्रेजेंट करता है, जो हमारे नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करता है, जो हमारे कॉर्नर्स में है। ठीक है, और बी हमारे उन नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करता है, जो हमारे फेस पे है। ठीक है, अच्छा, तो हमने क्या किया कि जो हमको पता है कि जो एक कॉर्नर होता है, वो हमारा एक एटम का 1/8 पोर्शन कंटेन करता है। और हमारा जो क्यूबिक यूनिट सेल होता है, लाइक हमारा जो क्यूब होता है, उसमें हमारे नंबर ऑफ कॉर्नर्स 8 होते हैं। ठीक है, तो एक कॉर्नर अगर 1/8 एटम कंटेन करेगा, तो इस तरीके से हमारे 8 कर्नल जो हो जाएंगे, वो 8 इंटू 1/8 एटम, यानी 1 एटम कंटेन करेंगे। ठीक है, ओके। सेम तरीके से हम बात करें अगर फेस की, तो वन फेस जो होता है, वो हमारा 1/2 ऑफ एन एटम कंटेन करता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेसेस की बात करें, तो अगर हमारा, तो जो क्यूबिक यूनिट सेल होता है, उसमें नंबर ऑफ फेस हमारे कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू 6, यानी नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा ए के लिए 1 हो जाएगा, बी के लिए हमारा 3 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AB3। ठीक, सेम तरीके से हम बात करें अगर सेकंड क्वेश्चन की, तो क्या गिवन है कि ए ऑक्युपाइज हाफ ऑफ कार्नर्स। ठीक है, तो सेम तरीके से हमारा क्या है, क्यूबिक यूनिट सेल है। यहाँ पे भी पूरा डिटेल मैंने लिखा हमने क्वेश्चन को, क्या यहाँ पे क्यूबिक यूनिट सेल है। तो यहाँ पे क्या गिवन है कि जो ए है, वो हाफ ऑफ कार्नर्स को ऑक्युपाई करता है, मतलब कि 4 कार्नर को ऑक्युपाई करता है। ठीक है, अच्छा,
तो वन कार्नर के लिए अगेन हमारे क्या हो जाएगा, वन बाई एट ऑफ एन एटम। ठीक है, तो फोर कार्नर के लिए क्या हो जाएगा हमारा, वन बाई एट इंटू फोर एटम। ठीक है, तो यहां से मिल जाएगा हमको वन बाई टू एटम, मतलब किसी एक एटम का हमारा वन बाई टू पोर्सन क्या हो जाएगा, पूरा कॉर्नर्स के द्वारा ऑक्युपाई किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर बी की बात करें तो बी हमारा क्या है, ऑक्युपाइज फेस। तो बी हमारे सारे फेसेस को ऑक्युपाई करता है, तो नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं, सिक्स, सिक्स फेस है। तो वन फेस पे हमारा जो एटम होगा वो कितना आएगा, वन बाई टू ऑफ एन एटम। तो इस तरीके से हमारा सिक्स फेस पे कितना हो जाएगा, वन बाई टू इंटू सिक्स, यानी कितना, थ्री एटम। ठीक है, तो बी के लिए हमारा कितना क्या हो जाएगा, यहाँ पे थ्री हो जाएगा। ठीक है, ए के लिए वन बाई टू आया, बी के लिए हमारा थ्री हो गया, तो हम फॉर्मूला लिख सकते हैं यहाँ पे, फॉर्मूला लिख सकते हैं ए वन बाई टू, बी थ्री। इंटीजर्स में चेंज करें तो हम टू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं सिंपली, तो हो जाएगा ए टू बी सिक्स, ये हमारा आंसर। ठीक है, ओके, सेम तरीके से हम एक और क्वेश्चन करेंगे, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, ये सारे बेसिक क्वेश्चन है, जैसे जैसे हम लोग चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे हम लोग डीप में थोड़ी चीजों को जाएंगे लेके। ठीक है, और हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, तो इस क्वेश्चन की बात करें तो क्या गिवन है कि ए ऑक्युपाइज हाफ ऑफ कार्नर। अगेन गिवन है कि ए ऑक्युपाइज हाफ ऑफ कार्नर्स। चलो ध्यान से देखना, ये हमारा, ये भी हमारे क्या क्यूबिक यूनिट सेल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो नंबर ऑफ कार्नर्स है उनका हाफ ऑफ, लाइक हाफ पोर्शन क्या कंटेन करता है। तो सेम तरीके से वन बाई टू एटम हो जाएगा। अभी हमने ऊपर सॉल्व किया था कि हमारा जो हाफ ऑफ कार्नर्स अगर ऑक्युपाई करेगा तो मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स हमारा हो जाएगा वन बाई टू। ठीक है, चलो एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, नंबर ऑफ एटम्स कितने, नंबर ऑफ कार्नर्स कितने होते हैं क्यूबिक में, एट। अभी हाफ ऑफ कार्नर्स की बात कर रहे हैं, मतलब फोर कार्नर की बात कर रहा है। तो एक कार्नर जो होता है हमारा वो वन बाई एट एटम कंटेन करता है, तो फोर हमारा कितना कंटेन करेगा, फोर इंटू वन बाई एट, यानी कितना हो जाएगा, वन बाई टू एटम। ठीक है, चलो तो ए हो गया हमारा वन बाई टू एटम। बी क्या बोला है कि बी इज एट, वन बाई फोर ऑफ फेस। ओके, तो बी हमारा क्या है, जितने नंबर ऑफ फेस हैं, तो नंबर ऑफ फेस कितने होते हैं हमारे, नंबर ऑफ फेस हमारे कितने होते हैं, सिक्स होते हैं। ठीक है, क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ फेस कितने होते हैं, सिक्स। तो जो जो नंबर ऑफ फेस है इनके वन बाई फोर्थ, लाइक बोल सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ फेस है उनके वन बाई फोर्थ पे हमारे क्या हो रहा है, बी जाता है। ठीक है, मतलब बी हमारे क्या है, बेसिकली नंबर ऑफ एटम है कितना, किस पे, जो हमारा सिक्स बाई फोर फेसेस पे जाते हैं। ठीक है, सिक्स बाई फोर फेसेस पे जाते हैं। तो एक फेस पे हम बात करें कितना एटम जाता है, वन बाई टू एटम। तो सिक्स बाई फोर एटम पे, सिक्स बाई फोर फेस पे कितने आएंगे, सिक्स बाई फोर इंटू वन बाई टू। क्लियर, ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान से हमको बी क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखना, यहां से ये देखो तो हो जाएगा आपको थ्री, तो बी मिल जाएगा आपको थ्री बाई फोर। ठीक है, सी के बारे में क्या गिवन है कि सी इज एट बॉडी ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। मैंने बताया था कि जो सी जो बॉडी होता है, लाइक हम बात करें बॉडी होता है, उस बॉडी बॉडी के सेंटर की बात करें, फिर बॉडी लाइक बॉडी का सेंटर की भी गिवन हो सकता है, या फिर गिवन हो सकता है कि जो हमारे एटम है वो हमारा बॉडी पे जा रहा है, ऐसे गिवन हो सकता है, फिर बॉडी के सेंटर पे जा रहा है, ऐसे गिवन हो सकता है। ठीक है, तो अगर बॉडी का बात करें तो वहां पे हमारा वन एटम टोटली जाता है। ठीक है, वन एटम टोटल हमारा जाता है बॉडी पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम फॉर्मूला का लिखे तो क्या हो जाएगा, ए वन बाई टू, बी थ्री बाई फोर, ओ सॉरी, बी थ्री बाई फोर, सी वन। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम थोड़े मल्टीप्लाई कर लेंगे जो हमारा, ताकि हमारे क्या हो सके, सारे इंटीजर्स में मिल सके। ठीक है, तो आप फोर से मल्टीप्लाई करो, देखो सिंपली टू से करोगे, देखो यहाँ पे थ्री बाई टू बच जाएगा अगेन। ठीक है, तो यहाँ पे आप फोर से कर लो तो हो जाएगा ए टू, बी थ्री, सी फोर, और ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, आई थिंक सारी बातें समझ में आई होगी। मैं फिर से डिस्कस करता हूँ इस क्वेश्चन को। क्या गिवन है कि जो हमारा ए है वो जितने नंबर ऑफ कार्नर्स होंगे उनके हाफ कार्नर्स पे हमारे क्या होगा, ए आइटम जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे नंबर ऑफ कार्नर्स होते हैं वो हमारे आठ होते हैं, आठ कार्नर मिला के हमारे वन एटम कंटेन करते हैं। तो जो हमारा हाफ होगा, मतलब चार कार्नर जो होंगे हमारे वन बाई टू एटम कंटेन करेंगे। ये बात सिंपल होगी। ठीक है, फिर बी की बात करें, बी गिवन है कि जो हमारा फेस होते हैं, नंबर ऑफ फेस जितने होते हैं उनके वन बाई फोर्थ पार्ट पे हमारे क्या होगा, एटम जा रहा है। ठीक है, बी एटम जा रहा है। तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ फेसेस की तो हमारे कितने होते हैं, क्यूबिक यूनिट सेल में सिक्स होती है। तो सिक्स मतलब सिक्स के वन बाई फोर्थ की बात करें तो हो जाएगा सिक्स बाई फोर, मतलब सिक्स बाई फोर
फेसेस पे हमारे क्या होंगे, बी जा रहे हैं, तो मतलब एक फेस पे हमारे कितना आइटम आता है, 1/2, तो 6/4 पे कितना हो जाएगा, 6/4 इंटू 1/2। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो बी हमको कितना मिल जाएगा, 3/4 आइटम। ठीक है, ओके। फिर हम बॉडी की बात करें तो बॉडी पे हमारा सिंपल एक आइटम पूरा आता है, तो सी हमारा हो जाएगा 1 आइटम। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं फॉर्मूला क्या, A2B3C। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट मूव करेंगे डेंसिटी ऑफ सॉलिड की, ये इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, अगर हम बात करें डेंसिटी ऑफ सॉलिड की, तो आपसे अगर कोई जैसा मैंने एक दिन एग्जांपल दिया था जब हम पढ़ा रहे थे आपको यूनिट सेल, तो मैंने बताया था कि अगर हम घर बना रहे हैं तो घर बनाने में हमारी जो सबसे छोटी इकाई हम लोग यूज करते हैं, बेसिकली बात करें तो हम ब्रिक्स को ले सकते हैं, लाइक लाइक ईंट को ले सकते हैं। ठीक है, कि हमने ईंट जोड़ जोड़ के हमने क्या किया, एक मकान खड़ा किया। ठीक है, तो इस अगर हम बात करें इस बिल्डिंग के लिए, लाइक हम जहाँ पे बैठे हैं इस बिल्डिंग के लिए बात करें, तो हमारा जो यूनिट सेल होगा इसके लिए हमारे क्या हो जाएगा, ब्रिक हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें पूरी बिल्डिंग की, हम आपसे डेंसिटी पूछे तो जो हमारा एक पोर्शन का, लाइक हम किसी एक पार्ट को ले सकते हैं बिल्डिंग का। अगर हम बात करें पूरी बिल्डिंग का हमको डेंसिटी निकालना है, बेसिकली बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, पूरी बिल्डिंग में जो मटेरियल हमने यूज किया उसकी डेंसिटी निकालना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी एक एरिया को हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बेसिकली किसी एक एरिया को लेके हम लोग छोटा एरिया, हम लोग उसका डेंसिटी निकाल सकते हैं। अगर उसका डेंसिटी हमको जो मिलता है वही हमारे क्या होगा, पूरे बिल्डिंग में जो मटेरियल यूज किया हमने उसकी डेंसिटी हमारी होगी, बेसिकली बात करें तो। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हमारा, कि अगर हम डेंसिटी ऑफ सॉलिड की बात करें तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड, आपको पता है सॉलिड हमारा जो है ये हमारा कैसे बना, यूनिट सेल से। ये हमारा कैसे बना, यूनिट सेल से। तो अगर आपसे कोई पूछे डेंसिटी ऑफ सॉलिड बताओ, तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड को आप बोल सकते हो, डेंसिटी ऑफ सॉलिड जो होगा, देखो सॉलिड हमारे यूनिट सेल से मिलकर बना है, तो मतलब डेंसिटी ऑफ सॉलिड जो होगा वो हमारा डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल के बराबर। पहला बात ये समझो, ठीक है, कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड जो हमारा होगा वो हमारा डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल के बराबर होगा। ओके, अगर हम डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल की अगर हम बात करें अब, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना। ओके, जस्ट वेट ना। हाँ, अगर हम बात करें डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल की, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी क्या हो जाएगा, मास बाई वॉल्यूम। अच्छा, ये चीज हो गया। अच्छा, तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल को आप डी से रिप्रेजेंट कर सकते हो सिंपली। ठीक है, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अच्छा, अगर हम बात करें मोलर मास हमारा बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से देखना चीजों को। ठीक है, अगर हम बात करें मोलर मास की, तो मोलर मास को अगर हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मोलर मास मतलब बेसिकली क्या हो जाएगा, जितने एक मोल में हमारे जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उन सारे एटम्स के मास को हम लोग बोलते हैं मोलर मास। ठीक है, तो अगर हम बात करें एक मोल में कितने एटम्स होते हैं, तो हम लोग अप्रोक्सली हमारा कुछ ऐसे हो जाएगा 6 × 10⁻23 एटम्स, यानी अवोगेद्रो नंबर की बात करें हम लोग। ठीक है, इसको हम एन ए भी लिखते हैं, इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम बात करें तो हम लोग इसको एन ए भी लिखते हैं ऐसे। ठीक है, इसको अवोगेद्रो नंबर भी बोलते हैं। तो 6 × 10⁻23 एटम का जो हमारा मास होगा वो हमारा क्या है, कैपिटल एम है। तो अगर हम देखो, तो या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि एन ए एटम्स का हमारा मास जो होगा वो क्या है, कैपिटल एम है। तो जब एन ए एटम का हमारा मास कैपिटल एम है, तो वन एटम का मास कितना हो जाएगा, कैपिटल एम बाई एन ए। चलो, वन एटम का मास हमारा हो जाएगा कैपिटल एम बाई एन ए। ठीक है, अगर हम बात करें किसी सॉलिड में कि नंबर ऑफ एटम्स हमारे जेड है, किसी सॉलिड में नंबर ऑफ एटम्स क्या है, जेड है, या मैंने क्या, नंबर ऑफ एटम्स, तो हमारा जो अ, अच्छा, जब नंबर ऑफ एटम्स हमारे जेड हो जाएंगे, तो जो हमारा मास हो जाएगा जेड एटम के लिए वो हमारा क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से, वो हमारा हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं जेड इंटू एम बाई एन ए। क्लियर, जेड इंटू एम बाई एन ए। अच्छा, अब हम कोई अगर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ले ले, जस्ट वेट ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर हम बात करें यूनिट सेल की, ठीक है, हम एक रफ फिगर बना रहे हैं, ध्यान से देखना। फिगर कुछ ऐसे बना रहे हैं कि ये हो गया तुम्हारा, ये कलर ठीक नहीं है, ठीक है ना, जस्ट वेट। ओके, इसको यूज कर लो। ठीक है, देखो हम एक रफ फिगर बना रहे हैं, ठीक है,
तो ये हमारा हो गया बेसिकली क्या, यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसकी अगर बात करें एज लेंथ की, तो एज लेंथ हमारा ए होगा। तो ए हमारा एज लेंथ हो गया, मतलब कि सारी साइड्स की हमारी क्या होगी, लेंथ इक्वल होगी, तो हमारा सारा क्या हो जाएगा, ए ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की बात करें, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमारे क्या हो जाएगा, ए इंटू ए, मतलब कि ए क्यूब। क्लियर है, ओके। तो हमने क्या क्या निकाल लिया, देखना ध्यान से। तो हमने निकाल लिया मास ऑफ यूनिट सेल। मास ऑफ यूनिट सेल, अगर हमारे नंबर ऑफ एटम्स जेड है, किसी यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स अगर जेड है, तो हमारा क्या हो जाएगा, मास ऑफ यूनिट सेल हो जाएगा जेड इंटू एम बाई एन ए। क्लियर। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, इंटू ए क्यूब। ठीक है, यहाँ पे आप चीजों को लिख सकते हो। देखो जेड क्या था हमारा, नंबर ऑफ एटम। देखो यहाँ पे जेड नंबर ऑफ एटम, एम क्या था, मोलर मास। ठीक है, मोलर मास। उसके बाद से हम बात करें एन ए क्या हो जाएगा हमारा, आपको पता है अवोगाद्रो नंबर 6 × 10⁻23। ए का हमारा हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा एज लेंथ, या फिर ओके, एज लेंथ लिख लो, ठीक है। ठीक है, इतना बात तो क्लियर हो गया। अगर हम बात करें इसमें, चलो इतना बात तो समझ में आ गया होगा हमने क्या किया, ठीक है। तो हमने फॉर्मुला डिराइव कर लिया बेसिकली, ये हमारा फॉर्मुला हो गया, डी इक्वल टू जेड एम बाई एन ए इंटू ए क्यू। ये हमारा हो गया फॉर्मूला, ठीक है, ओके। थोड़ा ध्यान से देखना, अगर हम इसमें बात करें ए की, तो ए आपका जो होगा ना, जो आपका ए होगा, ये आप हमेशा सेंटीमीटर में लोगे, ठीक है। तो ये आप सेंटीमीटर में लेना, ठीक है। तो यहां से आपको डी जो होगा वो आपका आना चाहिए किसमें, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करना, ये बात का ध्यान देना, ठीक है, ओके। इतना बात आप ध्यान देना। चलो तो एक बार फिर से मैं चीजों को समझा देता हूँ। हमने क्या देखा कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड हमसे पूछा गया था। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड हम निकालने के लिए क्या करते हैं, हमको पता है कि जो सॉलिड होगा वो हमारे यूनिट सेल से मिलकर बना होगा। तो यूनिट सेल में देखना, यूनिट सेल से मिलकर बना होगा बेसिकली बात करें तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड हो जाएगा हमारा डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल के बराबर। अगर डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल की बात करें तो हमारा हो जाएगा मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अगर हम बात करें मास ऑफ यूनिट सेल, तो यूनिट सेल में मास हमारा आया कहां से, जो उसमें एटम्स प्रेजेंट थे उनकी वजह से। तो दैट्स वाई हमारे क्या हो जाएगा, मास ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू, यू कैन राइट दैट मास ऑफ एटम्स। तो जो मास ऑफ यूनिट सेल होगा वो हमारा आता है मास ऑफ एटम्स जो हमारे यूनिट सेल में प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से। तो मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ओके, तो मास ऑफ यूनिट सेल आया हमारा मास ऑफ एटम से। तो अगर हम बात करें, जो मोलर मास अगर हमको गिवन होगा एम, किस कोई भी एलिमेंट हमको गिवन होगा, लाइक हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो दिखाएंगे, ठीक है। तो उसका मोलर मास हमको एम गिवन होगा, तो हम लोग कैसे चीजों को डिराइव करेंगे, ध्यान से देखना। तो अगर हम बात करें मोलर मास क्या होता है हमारा, जो हमारा एक मोल में एटम्स होते हैं, उन एटम्स का मास हमारा हो जाता है मोलर मास। तो एक मोल की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे कुछ एन ए एटम्स हमारे प्रेजेंट होते हैं, मतलब 6 × 10⁻23। तो हो जाएगा, अगर वन एन ए एटम की बात करें तो हमारा हो जाएगा मोलर मास कितना, एम, यानी वन एटम का कितना हो जाएगा, एम बाई एन ए। तो इस तरीके से अगर जेड हमारे पास एटम्स हो तो क्या हो जाएगा, एक एटम का मास इतना होगा, तो जेड एटम का कितना हो जाएगा, जेड इंटू दिस वन। ठीक है, तो हमने मास निकाल लिया इतना। अब हम क्या करेंगे, ऊपर हम मास को पुट कर लेंगे, और हमको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, यूनिट सेल जो हमारा होगा वो क्यूबिक होगा। मतलब कि अगर एज लेंथ हमारा ए है तो हमारा ए इंटू ए ऐसे हमारा हो जाएगा, यानी वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब। तो यहाँ से हमको मिल गया डी इक्वल टू क्या, जेड इंटू एम बाई एन ए इंटू ए क्यूब। अब हमको ये फॉर्मूला याद रखना होगा। ध्यान देना, एज लेंथ को हम लोग हमेशा क्या लेंगे, सेंटीमीटर में लेंगे, और जो हमारा डेंसिटी आना चाहिए वो हमारा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आना चाहिए। ठीक है, ओके, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन क्या गिवन है, हम थोड़ी थोड़ी चीजों को इसमें समझा देंगे, क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, गिवन है कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ जिंक। तो जिंक के लिए बात करें तो जिंक देखो यहाँ पे डेंसिटी हमको क्या पूछा, जिंक का। तो अगर जिंक की बात करें तो जिंक के लिए मोलर मास हमारे क्या होता है, 65। ठीक है, ओके। तो एम आपने लिख लिया। बोला कि इफ इट क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी, किस में क्रिस्टलाइज हो रहा है, एफसीसी में। तो एफसीसी में बात करें तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 4। एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 4। बताया बताया है मैंने, ठीक है। ये सारी चीजें हमने काउंट कराया है पहले लेक्चर्स में भी। हमने इसमें देखा था कि जो एफसीसी में होता है उसमें हमारे एटम्स कहाँ रहते हैं, कॉर्नर प्लस फेस के सेंटर पे। ठीक है, तो कॉर्नर्स पे 8 कॉर्नर मिला के एक एटम,
और फेसेस पे हमारे 6 फेस मिला के हमारे 3 एटम होते हैं, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 4। तो यहाँ से हमारा जेड इक्वल टू कितना हो गया? 4। क्लियर? ओके। विथ साइड लेंथ मतलब एज लेंथ गिवन है कितना? यूनिट सेल 200 एंगस्ट्रॉन। क्या गिवन है? 200 एंगस्ट्रॉन। देखना, तो अगर हम बात करें ए गिवन हमको कितना? 200 एंगस्ट्रॉन। मैंने बताया इसको हमेशा आप सेंटीमीटर में लिखोगे, तो आपको सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो हो जाएगा 200 इंटू, देखो 1 एंगस्ट्रॉन होता है 10⁻10 मीटर, 10⁻10 मीटर, बट इसको आप सेंटीमीटर में करोगे तो 100 से अगेन मल्टीप्लाई करोगे, मतलब ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 10⁻, ध्यान से देखना, 2 इंटू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर। ये आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है? डेंसिटी। डेंसिटी पूछा है, सिंपल, ये देख सकते हो आप, कैलकुलेट डेंसिटी, यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे सीधा, डी इक्वल टू क्या? जेड इंटू एम बाई एन ए इंटू ए की। ठीक है, जेड नोन है कितना? 4, एम नोन है 65, एन आपको पता है कितना होता है? 6 इंटू 10⁻23। ठीक है, ए क्यूब आप लिख सकते हो कितना? देखो 2 इंटू 10⁻⁻6 है ना, इसका क्यूब कर लो आप। ठीक है, ओके। तो आपको यहां से डी क्या मिल जाएगा? अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको डी मिल जाएगा कुछ ऐसे 5.4 इंटू 10⁻⁻5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका कैलकुलेशन है, मतलब कर लेना आप इसको। ठीक है, बेसिक आइडिया मैंने दे दिया क्या क्या चीजें आपको करनी है। क्लियर? तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हो 2 इंटू 10⁻6 का क्यूब है, तो मतलब क्या हो जाएगा? 8 इंटू 10⁻18। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे, थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बस, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है कि फाइंड डेंसिटी ऑफ कैल्शियम पैक्ड इन, देखो कैल्शियम की बात करें तो जो कैल्शियम का मोलर मास होता है, ठीक है, इस पे आप मूव करो। ठीक है, कैल्शियम, और क्या गिवन है? डेंसिटी। डेंसिटी पूछ रहा है हमसे। ठीक है, फाइंड डेंसिटी। ओके, ठीक है, बीसीसी लैटिस गिवन है, ये सब चीजें आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, एज लेंथ कितना गिवन है? 30 नैनोमीटर, सॉरी 30 नैनोमीटर। ओके, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कैल्शियम के लिए अगर बात करें तो मोलर मास कितना होता है? 40। बीसीसी की बात करें, बॉडी सेंटर क्यूबिक में, मैंने बताया था नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं, इसमें नंबर ऑफ एटम्स यानी जेड हमारा 2 हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा बीसीसी होता है बॉडी सेंटर क्यूबिक, उसमें हमारे जो एटम्स होते हैं वो हमारे कहा जाते हैं? वो हमारे कॉर्नर्स पे और बॉडी के सेंटर पे जाते हैं। तो बॉडी के सेंटर पे एक एटम पूरा आता है, और कॉर्नर्स में मतलब 8 कॉर्नर मिला के एक एटम जाता है, तो 1 + 1 हमारे 2 एटम्स हमारे हो जाएंगे इसमें। ठीक है, तो जेड इक्वल टू 2 हो जाएगा, एम आपका 40 हो गया, और एज लेंथ आपको यानी ए की वैल्यू की है कितना? 30 नैनोमीटर। तो आप इसको क्या करोगे? चेंज करोगे आप इसको सेंटीमीटर में, तो 30 इंटू 1 नैनोमीटर में क्या होता है? 10⁻⁹ 10⁻⁹ मीटर होता है, और 1 मीटर में कितना? 100 सेंटीमीटर होता है। तो आप इसको चेंज करोगे तो आपको मिल जाएगा 3 इंटू 10⁻, ध्यान से देखना, 3 इंटू 10⁻⁶ सेंटीमीटर आपको मिल जाएगा, ये आपको। ठीक है, ओके। अब क्या करोगे आप? अब लिख लोगे आप जेड, डी इक्वल टू, अगेन फॉर्मूला लगाओगे, जेड इंटू एम बाई एन ए इंटू ए की। क्लियर? जेड की वैल्यू पता है आपको कितना है? 2, एम आपको पता है 40, एन ए आपको पता होता है 6 इंटू 10⁻23 होता है। ठीक है, ए क्या हो जाएगा आपको? 3 इंटू 10⁻⁶, ये ए का क्यूब आप लिखो तो यहाँ पे क्यूब लगा दोगे। ठीक है, अब थोड़ा इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो हो जाएगा डी इक्वल टू 80/6 इंटू 10⁻23 इंटू 27 इंटू 10⁻⁻80। क्लियर? इसको सॉल्व कर लेना तो आपको आंसर मिल जाएगा डी इक्वल टू 0.49 इंटू 10⁻⁵। ट्राई करना आप इसको सॉल्व करना। ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर की। बाकी सारी चीजें फार्मूला कैसे डिराइव होती है, फार्मूला क्या आपको याद रखना है, मैंने सारी चीजें बता दी है। ठीक है, ओके, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन मैंने ऐड किया है यहाँ पे, एक अच्छा खासा क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको एज ए होमवर्क नोट करो। ठीक है, अगर आपसे हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हम लोग उसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।